जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से हम एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो हमारी भर्ती है 2022 में जिसके ऑनलाइन फॉर्म है और 2023 में जिसका पेपर होने वाला है, उसके लिए हम 10 दिन 10 मैराथन करने वाले हैं। और इन मैराथन क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हिंदी। और हिंदी में जो आज की पहली क्लास होने वाली है, जो डे 1 होने वाला है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं वाक्यांश, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इंट्रोडक्शन क्लास में आप देख चुके हो कि जो आपकी हिंदी है एसएससी जीडी में, उससे 10 टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 टॉपिक है जो आपके पेपर में आपसे पूछे जा रहे होते हैं। तो इन 10 में 10 दिन में 10 मैराथन क्लासेज में उन सभी 10 टॉपिक्स को हम कवर कर रहे होंगे। और इसमें क्या हो रहा होगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो पिछले साल एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। साथ में आपको वहां पर डेट भी दिखाई जाएगी, आपको शिफ्ट भी दिखाया जाएगा, ताकि आप कंफर्म कर सकते हो कि रियल क्वेश्चंस है। और जहां से भी चेक करोगे आपको वो चीज वहां पर मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेक्शन में। ठीक है, सॉरी। और इसके लिए जो अपनी पीडीएफ है वो अपने ऐप पे ही आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, तो आप पीडीएफ भी देख सकते हो बाद में। लेकिन देखिए, पीडीएफ में भी वही क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे, लेकिन मेन बात क्या है, यहां पर समझना है। मेन बात क्या है, समझना है। समझते हुए चलोगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस क्या होगा कि इनमें से कुछ क्वेश्चन सेम पूछे जाएंगे, कुछ इनसे रिलेटेड पूछे जा रहे होंगे। तो यहां पर ये नहीं सिर्फ आंसर ही बताने वाला हूं, आपको याद करने की एक ट्रिक भी बताने वाला हूं जिससे आपके दिमाग में रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रटोगे तो वो कुछ समय के लिए याद रहेगा, पेपर के समय में उसको भूल जाओगे। लेकिन किस तरीके से, किस प्यार से उनको हम याद कर रहे होते हैं, जिस प्यार से हम याद करेंगे उसी प्यार से हमारे दिमाग में वो चीजें सेट हो रही होती है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको प्यार से लेते हो या वार से लेते हो। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता है। जो कड़ी मेहनत करता है, जो मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, वो कभी भी विफल नहीं होता है। पढ़ा हुआ आपका कभी भी खराब नहीं जाएगा। अगर आपने मेहनत की है और कठोर मेहनत आप कर रहे हो तो आपको सफल होने से कभी विफल नहीं होता, लिखा गया है ना। तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लगातार मेहनत करो आपके पेपर तक, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अपने वाक्यांश का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। ठीक है, और डेट आप यहां पर देख सकते हो कि एसएससी जीडी के एग्जाम की डेट ये थी, आफ्टरनून शिफ्ट थी। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो। और ये आंसर हमने इसलिए ले लिया ताकि पीडीएफ जो आपके लिए हो, तो उस पीडीएफ में ये आंसर है, तब ये पीडीएफ आपके लिए डायरेक्ट बना दी गई है। ठीक है, आंसर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आंसर देखने का नहीं है, हमें सीखने का है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, आंसर तो आप देख लोगे, पीडीएफ आपको मिलेगी तब भी देख लोगे, लेकिन मैं यहां पर जो सिखाना चाह रहा हूं उसको देखो, उस क्लास को। क्या है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है? कम बोलने वाला। पूछा गया है क्या? कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाले को क्या बोला जाता है, ये हमें बताना है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है। आपने देखा होगा ना, आपके भी दोस्त होंगे, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो बोलते रहते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल कम बोलते हैं, जब उनको काम होता है तभी बोलते हैं। तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा मितभाषी। क्या बोला जाता है उसको? मितभाषी। यानी कि कम बोलने वाला, उसको बोला जाएगा मितभाषी। मितभाषी भाषा का मतलब होता है, आप समझते हो, मित का मतलब होता है कम, तो कम बोलने वाले को बोला जाएगा मितभाषी। अब गंभीर, गंभीर आपने देखा होगा ना, जो ऐसे चुपचाप बैठा रहता है। एक तो कम बोलने वाला होता है, हंसी की बात आई उसमें हंसता है, ठीक है, सीरियस बात आई उसको सुनता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गंभीर रहते हैं, जैसे कि उनका दिल टूट गया, बस सब कुछ खत्म हो गया, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, वो गंभीर बने रहते हैं। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे किसी ने जोक क्रैक किया हो, चाहे किसी ने कोई ऐसी बात बताई हो जिसको सुन के सभी दोस्त हंस रहे हैं, लेकिन वो गुमसुम बैठा है बेचारा, तो उसको बोला जाता है गंभीर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, आप बोलोगे सर जी वाचाल का बता दो, आगे क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा। क्वेश्चन आएगा, ये पूछा गया है। ठीक है,
कि जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो उसको क्या कहा जाएगा। तो किसी भी चीज की हम आशा करते रहते हैं, जैसे कि आप सभी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी एक आशा लिए बैठे हो कि हमारा एसएससी जीडी में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ये आशा है ना आप सभी के पास। तो जो जिसकी आशा की गई हो उसको क्या बोला जाएगा, प्रत्याशित। क्या हो जाएगा, प्रत्याशित। इसका मतलब क्या है कि पहले ही उसकी आशा की जा चुकी है तो उसको बोला जाएगा प्रत्याशित। इस तरीके से हम याद करेंगे, ठीक है। आशा अनुसार, आशा अनुसार इसका हो जाएगा जो आपने आशा की थी उसी के अनुसार चल रहा है सब कुछ। अगर देखिए लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव हो जाए, क्या हो जाए, जिसकी आशा की गई आंसर अलग हो गया। अगर हो जाए कि जिसकी आशा की गई वो ही हो गया है, ठीक है, जिसकी आशा की गई है या जिस प्रकार हमने उसकी आशा की थी उसी प्रकार चल रहा है। जैसे आपने सोचा था कि मैं मैथ पढ़ूंगा, आज सुबह आपने पढ़ लिया। जैसे आपने सोचा था इवनिंग में मैं जीके पढ़ूंगा, आपने पढ़ लिया। आपने हिंदी का सोचा हिंदी पढ़ूंगा तो आपने पढ़ लिया। तो जैसे आपने आशा की थी उसी अनुसार जो चीजें चल रही है उसी तरीके से उसी प्रकार से वो काम चल रहा है तो उसको बोला जाएगा आशा अनुसार, ठीक है। और ये सारे के सारे आंसर हैं वो आपके एसएससी जीडी के द्वारा दिए गए हैं, तो हमने कुछ भी इसमें बदलाव नहीं किया है। आगे देखिए क्या है कि सूर्योदय के पहले का समय, ये क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है कि सूर्योदय के पहले का समय, जब सूर्य उदय हो रहा होता है, आप देखते हो ना थोड़ा, जब सुबह सुबह उठते हो, ठीक है, आप उठते हो ना, बिल्कुल उठते होगे, तो जब सुबह उठते हो तो जब सूर्य निकलने वाला होता है उस समय जो लाली सी छा जाती है, ठीक है, इधर पूर्व है, मैं जिधर खड़ा हूं ना उधर पूर्व है, और पढ़ाते हैं तब भी इधर ही बताते हैं। तो क्या है कि जब पूर्व में लाली सी छा जाती है तब क्या हो रहा होता है उसके बारे में पूछा है कि सूर्य उदय के पहले के समय को क्या बोला जाएगा, या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो सूर्योदय के पहले के समय को बोला जाएगा उषा काल, ठीक है, क्या बोला जाएगा, उषा काल बोला जाता है उसको, उषा काल, ठीक है। और यहां पर देखिए प्रातः काल कब हो जाता है, जब सुबह हो जाती है, या आपको बोला जाए सुबह के समय को, क्या बोला जाए, सुबह के समय को। तो सुबह के समय को क्या बोला जाएगा, प्रातः काल बोला जाएगा। और जो आपके दोपहर का समय होता है, यही पूछा जाता है कि दोपहर के समय को क्या बोला जाएगा, उसको अपराह्न बोला जाता है। जब दोपहर हो रहा होता है ना, अपराह्न, जिसको आप पीएम भी बोल देते हो, और सुबह वाले को हम क्या बोलते हैं, एएम बोलते हैं। सुबह के समय को एएम और जो दोपहर वाला समय होता है उसको पीएम, और वो इवनिंग तक चलता रहता है, इस तरीके से नाइट तक आपका चल रहा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, 12 बजे से 12 बजे तक रहता है, ठीक है, या 11:59 बोल सकते हो, कोई बात नहीं। बात समझ में आ गया। तो ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, सूर्य उदय के पहले के समय को क्या बोला जाता है, उषा काल उसको बोला जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। और ये सारी देखिए सारे ऑप्शन बता रहा हूं ना, ये सारे आपसे पूछा जाएगा, सारे के सारे आंसर हैं वो आपसे यहां पर पूछे जा रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन से जो आपसे यहां पर पूछे जा रहे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जिससे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। जिसे मर जाने की कामना हो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा मुमूर्षु, ठीक है, ये पूछा जाता है इसलिए देख लेना, ठीक है, मुमूर्षु। और मृत्युंजय के क्या होता है, जिसने मृत्यु पर अजय प्राप्त कर ली होती है उसको मृत्युंजय बोला जाता है, ठीक है। मृत्युंजय मतलब मृत्यु पर जिसने अजय प्राप्त कर ली, अजय का मतलब होता है विजय यानी जीत, ठीक है। तो जिसने मृत्यु पर जीत प्राप्त कर ली होती है उसको बोला जाता है मृत्युंजय। और जिसे मर जाने की कामना हो उसको बोला जाता है मुमुक्षु, ये जो लिखा हुआ है वही बोला जाता है, ठीक है। हिंदी का जो क्वेश्चन सा लैंग्वेज है बस उसको देखो और उसका आंसर आपको निकालना है। अगला देखिए क्या है कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो, ये तो हमने बार बार यूज किया हुआ है। तो जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता हो, जिसको मतलब बोला जाता है ना इसमें कुछ भी नहीं होता, तो हम क्या बोलते थे, गांव में रहते हैं ना सभी, उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको बोला जाता है बंजर भूमि, ठीक है। बंजर भूमि बोला जाता है जिसमें कुछ नहीं होता हो। तो बंजर इसमें लिखा हुआ नहीं है तो उसको बोला जाएगा उसर,
बंजर भूमि को ही क्या बोला जाता है, ऊसर बोला जाता है। ठीक है, ऊसर बोला जाता है। और ये देखिए जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, उसको ऊसर बोला जाएगा, या इसी को बंजर भूमि भी बोल दिया जाता है। बंजर है भाई, इसमें कुछ नहीं उगता है। ठीक है, उपजाऊ, उपजाऊ उसको बोला जाता है जिसमें उगता है, मतलब जिसमें क्या होता है कि हम कोई भी बीज डालें वो उग जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उपजाऊ भूमि बोला जाता है। ठीक है, और वीरान उस स्थान को बोला जाता है जहां पर कोई भी आता जाता नहीं होता, जहां पर कोई नहीं आता ना वहां पर कोई जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, वीरान बोला जाता है। और उज्जड़ तो आप जानते ही हो। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जिस औरत के लड़का नहीं होता उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाता है बांझ। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बांझ बोला जाता है, क्योंकि ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न न होता हो, न लग जाए, न का मतलब होगा जहां पर भी न लग जाए उसका मतलब हो गया कि वो नकारात्मक के रूप में उपयोग हो रहा होगा। क्या इसका मतलब क्या है कि वो नकारात्मक के रूप में प्रयोग हो रहा होगा, नेगेटिव सेंस में उसका हम उपयोग कर रहे होंगे। तो यहां पर अगर न नहीं होता तो आंसर उपजाऊ हो जाता। क्या होता कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न होता हो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, उपजाऊ, सॉरी। और जिसमें न होता हो उसको बोलेंगे ऊसर या बंजर भूमि, जिसको बोला जाएगा। ठीक है, और जिस स्त्री के कोई संतान न हो तो उसको बांझ बोल दिया जाता है। ठीक है, और ये तो आपने सुना भी होगा काफी बार। आगे देखिए क्या है, जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसको क्या बोला जाता है, जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसको क्या बोला जाएगा, तो जिसका कोई भी मूल्य नहीं होता, बोला जाता है ना कि मेरा मूल्य नहीं है भाई। ठीक है, और आप सभी का मूल्य नहीं है, आप सभी क्या हो, अनमोल हो। ठीक है, अनमोल रतन या अमूल्य जिसको बोले दिया जाता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, अमूल्य, यानी जिसका मूल्य न हो। ए का मतलब जहां पर ए का यूज होगा वो भी नेगेटिव सेंस में हो रहा होगा, यानी जो उसके आगे लिखा हुआ है उसके विपरीत। जैसे मूल्य है ना, ए लग गया तो मतलब जिसका मूल्य न हो। समझ में आ गया, पॉजिटिव सेंस है अमूल्य, अमूल्य की हमारा कोई मोल नहीं है, हम बिकाऊ नहीं है, बोला जाता है ना। उसी तरीके से क्या हो गया, अमूल्य, या इसी को बोल दिया जाता है अनमोल। मेरे दो अनमोल रतन, एक तो राम है दूजा लखन। ठीक है, 90s वाले जानते होंगे आप में से तो बहुत कम होंगे, लेकिन राम लखन मूवी है ना, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ दादा की, तो उस मूवी का सॉन्ग है, तो उसमें बोला जाता है मेरे दो अनमोल रतन। तो अनमोल होता है जिसका कोई मोल ना हो, अनमोल, या जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य। ठीक है, कभी यहां पर मूल्य की जगह पे मोल दे देगा, तो मोल देगा तो इसका आंसर हो रहा होगा अनमोल। ठीक है, तब ऑप्शन में आपको ये देगा। और जब आपको मूल्य दे रहा होगा तब ऑप्शन में आपको अमूल्य दे रहा होगा। और बदल भी दे, क्योंकि एग्जाम का लेवल थोड़ा चेंज कर दे, तो याद रख लो अनमोल बोला जाता है और अमूल्य बोला जाता है। और यहां पर जो पूछा जाता है ये भी है बहुमूल्य, यानी जो महंगा होता है, जो बहुत ज्यादा महंगा होता है उसको क्या बोला जाता है, बहुमूल्य। मूल्य से जो समझ गए मोल, और बहु का मतलब बहुत, जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बहुमूल्य। बात समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाता, अगर उसको बोला जाता कि जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो। सस्ता तो समझते हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो उसको हम क्या बोल देते हैं, सस्ता बोलते हैं। जिस तरीके से आज के जमाने में जो प्यार हो रहा है वो बिल्कुल सस्ता है, कोई उसका बिल्कुल सस्ता है। ठीक है, छोड़ो उसके बारे में क्या ही बात करें। ठीक है, क्या है, ये दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए कि बरसात के 4 महीने, तो जो बरसात के 4 महीने होते हैं उनको क्या बोला जाता है भाई, यहां से ऑप्शन ही हटा दिया है। ठीक है, यहां पे ऑप्शन छूट गया भाई। ठीक है, और उसको क्या बोला जाएगा, बरसात के 4 महीने, कोई बात नहीं हम लिख देते हैं, इसको बोला जाता है चौमासा। चौमासा आपने सुना होगा, आप गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि बरसात के 4 महीने होते हैं उनको चौमासा बोला जाता है, क्योंकि इस समय बारिश हो रही होती है। ठीक है, और जैसे अभी सावन चल रहा है, सावन का महीना, उसके बाद और महीने आते रहेंगे, अभी जो वीडियो बन रहा है तो सावन ही चल रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से जो बारिश के 4 महीने होते हैं, तो इन चारों महीनों में क्या हो रहा होता है आप सभी के लिए, क्या हो रहा है भाई, बारिश हो रही होती है, क्या बोला, बरसात का मौसम होता है, तो उसी को बोला जाता है चौमासा बोला जाता है। ठीक है, तो बरसात के 4 महीने को क्या बोला जाएगा, चौमासा बोला जाएगा। ठीक है, चतुर्थी का मतलब होता है चौथी। अगर किसी चौथी चीज के बारे में बात की जाए, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी होगी, चौथी होगी, तो उसी तरीके से अगर किसी चौथी चीज के बारे में बात की जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, चतुर्थी, यानी जो चौथे नंबर की होती है, तो उसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो गया क्या दोनों? नहीं, 10 वाला बचा हुआ है भाई। क्या है कि जीतने की इच्छा रखने वाला, या जीतने की जिसके अंदर इच्छा होती है, या जीतने की इच्छा को क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीतने की इच्छा। तो जो जीतने की इच्छा है उसको बोला जाएगा जिज्ञासा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, जिज्ञासा। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा बदल के दे दिया जाता है कि जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाएगा। एक तो होती है जीतने की इच्छा, कि मेरी जीतने की इच्छा है, तो इच्छा के बारे में पूछा गया है, तो उसको बोला जाएगा जिज्ञासा। बोला जाता है ना, उसके अंदर लालसा है, उसके अंदर जिज्ञासा है, तो उसी को बोला जाता है जीतने की इच्छा। लेकिन जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा जिज्ञासु। क्या बोला जाएगा, उसको जिज्ञासु बोला जाता है। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कि जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाएगा, उसको जिज्ञासु बोला जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये है, ये दोनों आते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। तभी तो मैंने बोला आंसर आप कहीं से देख सकते हो, जो एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, क्योंकि जब पढ़ लोगे इनको तो एक तो पढ़ने से याद नहीं होंगे, क्योंकि सुनी हुई चीज, देखी हुई चीज और समझी हुई चीज आपको याद रहेगी। ठीक है, तो देख भी रहे हो यहां पर, ठीक है, सुन भी रहे हो, और मैं आपको समझा भी रहा हूं एक तरीके से, तो ये तीनों चीजें याद होंगी। और रिलेट करवा पा रहा हूं कि इसके साथ साथ ऐसे कौन से क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, और जो ऑप्शंस हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन सभी को हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बहुत अच्छे से बोल पाएंगे कि हाँ हिंदी में कुछ भी आ जाए तब हम कर पा रहे होंगे। अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उन समय आपको आंसर देने होंगे। लेकिन पहले पता होना चाहिए कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तभी आप उनके बारे में जान पाओगे। कि दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना, ये है दूसरों के लिए है। ठीक है, तो दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाले को क्या बोला जाता है? तो जो दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करता है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आत्मोत्सर्ग। ठीक है, उसको यह बोला जाएगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग कर देता है। आत्मसमर्पण, ठीक है, क्या है, आत्मसमर्पण, यानी कि अपनी आत्मा को समर्पण कर देना, उसको क्या बोला जाएगा, आत्मसमर्पण। आपने मूवीज में भी सुना होगा ना कि अपना आत्मसमर्पण कर दीजिए वरना आपको गोली मार दी जाएगी। तो यानी कि अपने आप को समर्पण कर देना, अपने आप को सौंप देना, तो उसको बोला जाता है आत्मसमर्पण। लेकिन जो अपने सुखों का त्याग करता है उसके लिए ये हो जाएगा। यह है आदर्शवाद, या आदर्शवादी आप बोल सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस में आदर्शवादी होगा शायद। तो आदर्शवादी का मतलब होता है जो किसी के लिए आदर्श बने। आप एक ऐसा काम करो कि आप दूसरों के लिए आदर्शवादी बन जाओ, आपको लोग अपना आदर्श माने, जिसको आइडियल बोला जाता है, कि आपको कोई दूसरा लोग आदर्श माने। जैसे सभी स्पेशली जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको बोलना चाहूंगा अगर आप जॉब लगती हैं तो अपनी आसपास की जो और लड़कियां हैं, जो आपकी छोटी बहनें हैं, उनके लिए आप एक आदर्श बन जाओगी। ठीक है, वो जिस तरीके से आप सफल हो पा रही हो तो आप उनको एक इंस्पायर कर पाओगी, उनकी फैमिली को, उनको बोलने का मौका मिल जाएगा कि उसने सिलेक्शन लिया है, मैं भी पढ़ूंगी, मम्मी अभी शादी मत करवाइए, मैं भी पढ़ूंगी, मुझे भी सिलेक्शन लेना है, मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे भी सफल होना है। ठीक है, स्पेशली लड़कियों के लिए बोल रहा हूं, आप बन सकते हो, लड़कों के लिए तो है ही, लेकिन लड़कियां ज्यादा इंस्पायर करती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि समाज में क्या होता है कि जैसे एज हो जाती है थोड़ी 12th की, उसके 1-2 साल में ही, कॉलेज के समय में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ठीक है, तो अगर आप बनती हो तो आप आसपास की लड़कियों के लिए आप इंस्पिरेशन बन जाओगे, उनके लिए आदर्श बन जाओगे, तो उसी को बोला जाता है आदर्शवादी।
ठीक है। आत्मघाती का मतलब होता है जो हमला करता है ना, आत्मघाती हमला कर दिया गया, यानी किसी व्यक्ति पर घात लगा देना, ठीक है, उसकी आत्मा पर घात लगा देना, उसको आत्मघाती बोला जाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है? तो जो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखता है, अभी हमने बताया था कि इच्छा रखने वाले की बात की जा रही है, तो इच्छा रखने वाले को क्या बोला था? जिज्ञासु। उसमें हमने सैसलेट लिख दिया था क्या? तो ये हो जाएगा 66 कोण वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा जिज्ञासु बोला जाएगा। शत्रु क्या होता है? शत्रु का मतलब होता है जो आपका दुश्मन होता है। बात समझ में आ गया? और आज के जमाने में तो मित्र भी शत्रु होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन आपके समय को बर्बाद कर रहा होता है, कौन आपके जीवन को बर्बाद कर रहा होता है, कौन आपके पैसे को बर्बाद कर रहा होता है, ठीक है। तो जब भी मित्र बनाओ बड़े सोच समझ के, बड़े अच्छे से देख के, जब बन जाए तब देख लेना, ऐसा नहीं कि क्योंकि क्राइटेरिया नहीं होता दोस्त बनाने का कोई भी, ठीक है। लेकिन जो आपका दोस्त है उसमें देख लो, पता चलता है। इग्नोर मत करना उन चीजों को, वरना फिर लाइफ में बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता, ठीक है। आप हो सकता है अपने दोस्त के लिए 100% दे रहे हो, ठीक है, आपको दिखावे के लिए वो भी 100% दे रहा हो, लेकिन जब आपको पता चलेगा उसमें आप टूट जाओगे, ठीक है। और टूटा हुआ आदमी या तो सफल बनता है या बर्बाद बनता है, ठीक है। और 10% ही ऐसे लोग हैं जो सफल बनते हैं। बात समझ रहे हो? तो जब प्यार करो, दोस्ती बनाओ या कोई नया संबंध बनाते हो, रिलेशन बनाते हो, तो सोच समझ के बनाना चाहिए। समय बहुत खराब चल रहा है अभी का, ठीक है। योद्धा, अरे आप सभी क्या हो? योद्धा हो, हमारे देश के योद्धा बनने वाले हो। जो एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेगा वो योद्धा बनेगा हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए एक देश सेवक बनेगा, एक रक्षक बनने वाला है, ठीक है। तो योद्धा समझ गए ना, जो युद्ध लड़ता है, ठीक है, जो धर्म के लिए युद्ध लड़ता है उसको योद्धा बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं अब कि चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरकाल तक जीवित रहने वाले को क्या बोला जाएगा? तो जो चिरकाल तक जीवित रहने वाले को बोला जाता है चिरंजीवी। आपने सुना भी होगा जब आशीर्वाद दिया जाता है तो ये दिया जाता है चिरंजीवी भव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जीते रहो, आपकी आयु लंबी हो, ठीक है, इसलिए यह आशीर्वाद दिया जाता है। तो चिरकाल तक जीवित रहने वाले को क्या बोला जाएगा? चिरंजीवी बोला जाएगा, ठीक है। साउथ का एक सुपरस्टार भी है चिरंजीवी सर, ठीक है, तो उससे रिलेट करके भी याद कर सकते हो। परोपकारी, परोपकारी किसको बोला जाता है? जो लोगों के ऊपर परोपकार करता है, जो मानवता के ऊपर परोपकार करता है उसको परोपकारी बोला जाता है। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है, जो परोपकार करने वाले को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है परोपकारी। परजीवी, परजीवी होता है जो दूसरों पर आश्रित होता है, उसको परजीवी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि जिस स्त्री को कोई संतान न हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बंध्या या इसको बांझ बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी इसको बांझ ऑप्शन में मिलेगा, कभी आपको ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को याद कर लेना कि जिस स्त्री की कोई भी संतान नहीं होती उसको क्या बोला जाता है? उसको बांझ बोल दिया जाता है या उसको बंध्या बोल दिया जाता है, ठीक है। अभागी यानी जिसका भाग्य खराब हो, ठीक है, जो भी वो कर रहा है वो बोलता है कि मेरे भाग्य में नहीं था, मेरा भाग्य खराब है, मेरे साथ गलत हो गया, तो उसको बोला जाता है अभागी, बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अभागी सहभागी बन सकता है कैसे? परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट बोलते होंगे कि उसका भाग अच्छा था, उसका सिलेक्शन हो गया पिछली जॉब में। भाई उसने मेहनत की हो सकती है, उसकी लगन हो सकती है, उसने अपना डेडिकेशन दिया हुआ हो सकता है। अगर आप भी ये चीजें करते हो तो आपका चाहे भाग्य कितना भी खराब हो, एक दिन उसको सहभागी बनना पड़ेगा, उसका भाग्य सही होगा। तो मेहनत करते रहो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है संतानहीन। तो संतानहीन उसको बोला जाता है जिसकी कोई भी संतान न हो। अगर ये लिखा हो जाए कि जिसकी कोई भी संतान न हो, यहां पर देखिए स्त्री लिखा गया है, अगर स्त्री ना लिखा जाता तो ये होता जिसकी कोई संतान न हो, तो उसको बोला जाएगा संतानहीन, ठीक है।
तो ये होता है, बात समझ में आ गया। और स्त्री का नाम आ गया तो उसको बंध्या या बांझ बोल दिया जाता है, ठीक है। ये वर्ड कम यूज किया जाने लगा है अब, पहले ज्यादा यूज होता था, आम बोलचाल की भाषा में ये ज्यादा यूज होता है, लेकिन आपके जो पेपर वगैरह होते हैं जिनमें पूछा जाता है उनमें ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको याद करना है। जिस पर आक्रमण हो, तो जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस पर आक्रमण किया जाता है उसको क्या बोला जाएगा? उसको यहां पर बोला जाएगा आक्रांत, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? आक्रांत बोला जाएगा, जिसपे आक्रमण किया जाता है, ठीक है। और आक्रमण करने वाले को क्या बोला जाएगा? आक्रमणी, यानी जो आक्रमण कर रहा है, ठीक है। जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसको क्या बोला जाएगा? जो प्राणी, कोई भी जीव हो, ठीक है, जिसके अंदर प्राण बसते हैं और जो धरती पर रहता है, ठीक है, जमीन पर रहता है यानी धरती पर रहता है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा थलचर। थल का मतलब होता है धरती, ठीक है। आपको पर्यायवाची वगैरह भी याद करने हैं तो याद कर लेना। क्या हो जाएगा? जो प्राणी जमीन पर रहता है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा थलचर। थल पर रहने वाला, चर मतलब चरने वाला होता है, यानी रहने वाला होता है, समझ गए? जो थल पर रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, सब कुछ करता है, तो उसको बोला जाएगा थलचर, ठीक है। और उसके बाद जलचर, जो जल में रहने वाला हो उसको हम जलचर बोल देते हैं। फिर ये बोला जाए कि जो प्राणी जल के अंदर रहता है उसको क्या बोला जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका जलचर। नभचर, यानी जो नभ में रहता है, नभ मतलब आकाश, आसमान, पर्यायवाची शब्द याद करने पड़ेंगे आपको क्योंकि पूछे जाते हैं पेपर में भाई, ठीक है। तो जो नभ में रहने वाला उसको नभचर, जो जल में रहता है उसको जलचर, और जो थल पे रहता है, थल मतलब जमीन, भूमि, ठीक है, पृथ्वी, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा आपका थलचर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये है। आगे देखिए क्या है कि जिसका मूल नहीं है, पिछले वाला हो गया ना, ठीक है। जिसका मूल नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, जिसका मूल नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा? यहां पर देखो, मूल, अगर मूल्य होता तो क्या हो जाता है? अमूल्य, मैंने आपको बताया था। अगर मोल नहीं होता तो क्या हो जाता? अनमोल हो जाता, वो मैंने आपको बताया था। लेकिन यह है जिसका मूल नहीं है उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाएगा निर्मूल, ठीक है। क्या बोला जाएगा? उसको निर्मूल। अमूल कोई शब्द नहीं होता है, अमूल दूध होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो क्या हो जाएगा कि जिसका मूल नहीं होता उसका क्या हो जाएगा? निर्मूल। और यहां पर मूल का संबंध किससे, ये समझो। अगर ये नहीं समझोगे तो आंसर निकालने में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका मतलब होता है, मूल का मतलब जड़, या जिसकी नींव भी आप बोल सकते हो, लेकिन स्पेशली यूज हुआ है किसके लिए? जड़ के लिए। हम पेड़ लगाते हैं ना, तो जो उसके नीचे पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर जो उसकी जड़ें रहती है उसको बोला जाता है मूल। कंद मूल आपने सुना होगा कि जो आदि मानव थे वो कंद मूल खाकर जीते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मूल का मतलब होता है जड़, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? निर्मूल हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि जिसका मूल ना हो। जड़ मूल, तो जड़ मूल तो आप समझ गए, जिसकी जड़ हो उसको जड़ मूल बोल देते हैं। जो कम खर्चा करने वाले, जो कम खर्च करने वाला हो, ठीक है। या आपको ये भी बोल दिया जाए, कम खर्चा करने वाले को क्या बोला जाता है, या जो कम खर्चा करता है उसको क्या बोला जाएगा। लेकिन इसमें लिखा गया कि जो कम खर्च करने वाला हो। थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी बदल दी जाती है, सेम है सारे, मतलब सभी का एक है कि जो कम खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है मितव्ययी। मित का मतलब मैंने बताया था ना, कम, तो क्या हो जाएगा? उसको बोला जाता है मितव्ययी, कम खर्चा करता है, ठीक है। तो मितव्ययी क्या हो जाएगा? कम खर्चा करने वाला, मितव्ययी। मितभाषी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? मितभाषी, जो कम बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। और जो कम खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं? मितव्ययी। बात समझ में आ गया? व्यय का मतलब क्या होता है? खर्चा होता है। जो ये व्यय लिखा हुआ है इसका मतलब होता है खर्च, या खर्चा आप इसको बोल सकते हो। बात समझ में आ गया? तो यहां पर हो गया कि जो कम खर्च करने वाला हो तो उसको बोला जाएगा मितव्ययी, यानी कम खर्चा करता है, खर्चा नहीं करता भाई ज्यादा। आगे देख क्या है
कि जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको क्या कहते हैं? जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा केंद्राभिसारी। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? केंद्राभिसारी बोला जाता है, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है। कुछ ही ऐसे होंगे जो आप नए सीख रहे होंगे, वरना तो मोस्टली ऐसे है कि हमारी लाइफ से रिलेटेड है, जिनको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज है, या हम हमारी आम बोलचाल की भाषा में जिनको सुनते आ रहे हैं। तो 80 to 90% वही होते हैं, 10 से 20% है जो थोड़े हिंदी भाषा थोड़ी ज्यादा जिसमें यूज होती है, हिंदी। ठीक है, जिसको आप स्पेशली प्योर हिंदी बोलते हो। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्राभिसारी जिसको बोला जाता है। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इतिहास का जानकार। क्या है? इतिहास का जानकार। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इतिहास को जानता हो उसको हम क्या बोलते हैं? इतिहास का जानकार। तो उसको क्या बोलते हैं? आप सभी को पता है, इतिहासक। तो क्या बोलते हैं? इतिहासक ही जिसको बोला जाता है, यानी जो इतिहास को जानता हो। ठीक है, तो इतिहास को जानता हो उसको बोलते हैं इतिहासक। और ऐतिहासिक, ये किसी वस्तु या स्थान की बात की जा रही होती है तब हम उसको यूज करते हैं। ऐतिहासिक चीजें हैं यानी पुरानी चीजें हैं। ठीक है, तो अगर बोला जाए इसमें क्या है? इतिहास का जानकार, यानी जो इतिहास को जानता है उसको बारे में बताना है, जिसको इतिहास का नॉलेज है, जिसको इतिहास का ज्ञान है, उसके बारे में हमें बताना है, तो वो हो जाएगा आपका इतिहासक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ पुरानी चीजें हो या इतिहास की चीजें, ऐसे होता कि इतिहास की चीजें या इतिहास की वस्तुएं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाएगा ऐतिहासिक, यानी पुराने समय की अगर बात करेंगे तो ऐतिहासिक बात हो जाती है, तो उसके लिए हो जाएगा। बात समझ में आ गया? दोनों में कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि नीचे वाला आप सोच रहे होगे कि ऐतिहासिक हो सकता है। ठीक है, उसका मैंने आपको बता दिया कि मरग जैसी आंखों वाली स्त्री। ठीक है, तो मरग जैसी आंखों वाली स्त्री को क्या बोला जाता है? मरग जैसी आंखें वाली स्त्री। तो मरग जैसी आंखों वाली स्त्री किसको बोला जाता है? जिसकी आंखें काफी सुंदर होती हैं। ठीक है, जिसकी आंखें बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर होती हैं, उनको बोला जाता है मरग नैनी, यानी मरग के जैसी नैनी, मरग नैनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और इसको याद कैसे करोगे? मरग जैसी आंखों की बात हो रही है तो मरग तो लगेगा ही। क्या हो गया? मरग। और यहां पर आंखों की बात हो रही है, अगर पर्यायवाची आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा किसका पर्यायवाची होता है? नैन। नैन का मतलब होता है आंख, तो इसलिए नैनी यानी जिसकी आंखों के बारे में बात की जाती है तो उसके लिए यूज हो रहा होगा मरग नैनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मरग जैसी आंखों वाली या सुंदर आंखों वाली को बोला जाएगा मरग नैनी। आपको यह भी दे सकता है ऐसे कि नहीं, मरग मरग लेके लिखेगा तभी आप लिखोगे। ऐसे बोल दिया जाए कि वो स्त्री जिसकी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर हो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको मरग नैनी। तो इसको याद कर लेना आपको। ठीक है, मरग मुखी, मरग के जैसे मुख वाली। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपसे पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोला जाएगा? क्या है कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोला जाएगा? तो स्वयं उत्पन्न होने वाले को बोला जाएगा स्वयंभू। ठीक है, क्या बोला जाएगा? स्वयंभू, शंभू, शिव शंभू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। याद करने के लिए बताया मैंने, शिव भगवान, शिव शंभू आपने सुना होगा ना, तो उस तरीके से है। तो स्वयंभू बोला जाएगा जो स्वयं उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। स्वावलंबी, स्वाधीन, ये आप सभी को पता होगा। स्वाधीन का मतलब होता है जो स्वयं के अधीन हो, क्योंकि जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो ये पूछा जाता है, तो स्वयं के अधीन वाले व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? स्वाधीन। यहां पर एक होता है पराधीन भी होता है। ठीक है, पराधीन का मतलब होता है जो किसी के अधीन हो। बात समझ में आ गया? तो उसको बोला जाएगा जिसको हम क्या बोल देते हैं कि किसी का गुलाम होना, तो उसको पराधीन बोल दिया जाता है। स्वावलंबी, ये भी बड़ा प्यारा शब्द है। आगे देखिए क्या है? कविता रचने वाली स्त्री। तो जो कविता रचती है उस स्त्री को क्या बोला जाता है? तो कविता रचने वाली स्त्री को बोला जाएगा कवित्री। क्या बोला जाएगा? कवित्री बोला जाएगा। और दोस्तों याद रख लेना, ठीक है, कवित्री ये शब्द है
ये आपको किस में बताना होगा, जब आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है, इनमें से सही कौन सा है। तो शुद्ध अशुद्ध वाले चैप्टर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 100% है कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आता है। तो ये जरूर आया होगा, जब हम वो चैप्टर करवा रहे होंगे तब देख लेना, वहां पर ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो कविता रचने वाले स्त्री को क्या बोला जाएगा, कवित्री बोला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कविता रचने वाले को। ठीक है, और व्यर्थ रचने वाला, व्यर्थ खर्च करने वाला, सॉरी रचने वाला नहीं है, रचने वाला हमने पढ़ लिया। तो व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या बोला जाता है, तो व्यर्थ, जो व्यर्थ ही खर्च करता रहता है, बेवजह खर्च करता रहता है, उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोल दिया जाएगा अपव्ययी। ठीक है, अप का मतलब होता है ऊपर, व्यय का मतलब वो खर्च, तो अपव्ययी मतलब ऊपर खर्च करते रहता है, बेवजह खर्च करते रहता है, तो उसको बोला जाएगा अपव्ययी। ठीक है, मितव्ययी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कम खर्च करता है उसको हम मितव्ययी बोलते हैं, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी, ज्यादा खर्च करने वाले को क्या बोला जाता है, अपव्ययी। ठीक है, और व्यर्थ खर्च करने वाले को और अत्यधिक खर्च करने वाले को अतिव्ययी हो जाएगा। ठीक है, अल्प का मतलब तो आप समझते ही हो। जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाओ, तो जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा, जो पढ़ा ना जा सके क्या हो जाएगा, अपठनीय। बात समझ में आ गया। जिसको पढ़ सकते हैं, अब ये आ जाए कि जिसको पढ़ सकते हैं उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा पठनीय। और जहां पर न लग गया वहां पर ए लग गया, क्या हो जाएगा, अपठनीय। यानी जिसको नहीं पढ़ सकते उसको अपठनीय, जिसको पढ़ सकते हैं उसको क्या बोला जाएगा, पठनीय। और जो पढ़ा गया हो, अगर ये पूछा जाए जो पढ़ा गया हो उसको बोला जाएगा पठित, और जो न पढ़ा गया हो उसको क्या बोला जाएगा, अपठित। जिसको कहा ना जा सके उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा अकथनीय, और जिसको कहा जा सके उसको बोल दिया जाएगा कथनीय। तो ये भी पूछा जाता है, जो कहा जा सके उसको कथनीय, जो न कहा जा सके उसको अकथनीय, न लग गया तो ए लग जाएगा, अकथनीय। ठीक है, जो पढ़ा जा सके उसको पठनीय, जो पढ़ा ना जा सके उसको अपठनीय, जो पढ़ा गया हो उसको पठित, जो न पढ़ा गया हो उसको अपठित। बात समझ में आ गया। अब सारा कंफ्यूजन दूर हो गया, चारों ऑप्शंस में कुछ भी आए आप आंसर कर सकते हो। और ये आते हैं भाई, ऐसे बार बार रिपीट होके ही आ रहे होते हैं। क्या है, कैसे बार बार रिपीट होकर ही आ रहे होते हैं, आपसे पूछे जा रहे होते हैं। या तो अब अभी इसका आंसर है, बाकी 3 है, उनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, कोई अच्छा होगा जो। इसलिए जो जो पूछा जा सकता है मैं उसका आपको मीनिंग बता देता हूं, और कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको यहां पर बता रहा होता हूं। वरना तो पीडीएफ भी अपलोड है, आप पीडीएफ भी देख सकते हो, उसी से काम बन जाएगा। आंसर लिखा हुआ है, बस पढ़ो। ठीक है, डेट भी लिखी हुई है, उससे पता चल रहा है कि एसएससी जीडी के जैसे 24 नवंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत दूर कब हो सकती है, जब हम उसके लिए मेहनत करें। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो जो युद्ध करने की जो प्रबल इच्छा होती है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको देना क्या हो जाएगा, तो जो युद्ध करने की जिसके अंदर प्रबल इच्छा होती है ना, उसको बोला जाता है युयुत्सा। ठीक है, इच्छा की बात हो रही है, और अगर व्यक्ति की बात हो जाएगी तो युयुत्सु बोला जाएगा उसको। बात समझ में आ गया, ये फर्क है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को बोला जाएगा युयुत्सा। ठीक है, और युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले को बोला जाएगा युयुत्सु। ये हो जाएगा। अगर यहां पर थोड़ा सा बदलाव होता है, बात समझो, रट लो वो बात अलग है, किसी भी बुक से रट सकते हो, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब तक आप छोटी छोटी चीजों को नहीं समझोगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बुक देखो, आंसर उसमें लिखा हुआ है, आप आंसर लिख सकते हो, यहां पर लिखा है, अपनी पीडीएफ देखो, उसको पढ़ लो। ठीक है, मेहनत हमने आपके लिए कर दी है, पीडीएफ आपके लिए निकाल दिए, क्वेश्चंस आपके लिए हमने निकाल दिया, तो पढ़ो, अपने ऐप पे अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं उसके लिए आपको क्लास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ रहे हो। तो इसके लिए जरूरी है कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा को बोला जाएगा युत्सा, और युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाले को बोला जाएगा युत्सु। ठीक है, तो इन दोनों में ये होता है। ठीक है,
आगे देखिए क्या है, उसी समय में होने वाला या रहने वाला। तो उसी समय में होने वाले या रहने वाले को क्या बोला जाएगा, समसामयिकी। ठीक है, समसामयिक। ठीक है, तो समसामयिक इसको बोला जाएगा समय के लिए। ठीक है, सार्वजनिक ये भी पूछा जाता है। सार्वजनिक का मतलब होता है जो सभी के लिए अवेलेबल हो, उसको बोला जाता है सार्वजनिक। आपने सुना भी होगा ना कि सार्वजनिक स्थान है, यहां पर कोई भी आ जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक। यानी जो सभी के लिए अवेलेबल हो उसको बोला जाएगा सार्वजनिक। सामुदायिक यानी कोई एक स्पेशल समुदाय के लिए हो उसको बोला जाएगा सामुदायिक। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पेपर में अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे होते हैं, और जो मैं बता रहा हूं वो देख लेना, या तो प्रीवियस ईयर में मिलेंगे या उससे पिछले के प्रीवियस ईयर में मिल रहे होंगे, या आपको आने वाले पेपर में मिलेंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं आपको बेवजह ही बता रहा हूं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। हम सिर्फ वही चीजें आपको यहां पर बता रहे होते हैं जो पेपर में पूछी जा चुकी है, पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई भी चीज आपको नहीं बता रहे होते हैं। ठीक है, तो अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को क्या बोला जाता है, तो जो अपने देश के साथ विश्वासघात करता है तो उसको बोला जाएगा देशद्रोही। ठीक है, जो देश के साथ विश्वासघात करता है उसको देशद्रोही बोला जाता है। यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, विश्वासघाती बिल्कुल ये आंसर होता है, कब होता है कि जो विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, उसको विश्वासघाती। लेकिन किसी पर्सनल व्यक्ति के साथ अगर कर रहा हो, किसी और के साथ कर रहा हो, तब उसको बोला जाएगा विश्वासघाती। ठीक है, लेकिन जहां पर देश की बात आ जाती है, फौजी बन रहे हो, ठीक है, फौजी बन रहे हो, लेकिन जहां पर देश की बात आ जाएगी उसको देशद्रोही बोला जाता है। और मेरे हिसाब से तो जो देशद्रोही है उसको कर देना चाहिए। ठीक है, जो देश का नहीं हो उसका वो किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, देश सर्वोपरि है, क्योंकि ये हमारी आन बान शान है। जो तिरंगा है वो हमारी आन बान शान है, उसी से हम हैं। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो हमारी कोई वैल्यू होनी भी नहीं चाहिए, जिंदगी भी नहीं होनी चाहिए। जिस देश ने हमें सब कुछ दिया है, ठीक है, तो हमारी जो मातृभूमि है, जो मातृभूमि का नहीं हो सकता, जो देश का नहीं हो सकता, फिर वो काहे किसी का होगा रे, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हमारे देश में उल्टा है। जो आपने देखा होगा कसाब जैसे लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बदलेगा, बदल रहा है। ठीक है, पागल, इनको पागल घोषित करके उड़ा देना चाहिए। ठीक है, बात समझ आएगा। देश प्रेमी, जो देश से प्रेम करता हो, जो आप सभी हो, जो हम सभी हैं। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, हमारे देश से प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े और आगे बढ़े, जितना आगे बढ़ सकता है उसके लिए हम कुछ भी करें जिससे देश का फायदा हो, वही चीज हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो यही क्या है, जैसे आपकी जॉब लग जाएगी, आप जॉब तो कर रहे होगे लेकिन साथ में देश की सेवा भी कर रहे होगे। ठीक है, वो क्या होगा, आपका देश प्रेम है। ठीक है, देश प्रेम साबित नहीं किया जाता। ठीक है, बोला जाता है ना कि देश प्रेम साबित करके दिखाओ, वो साबित नहीं किया जाता, वो अपने आप होता है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, ठीक है, इन 2 दिनों को याद कर लेने से कोई देशभक्त नहीं बनता, देश प्रेमी नहीं बनता। वो पता चल जाता है कि वो देश के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा। जो अगर आप सही काम कर रहे हो तो वो देश के लिए है, उससे कुछ ना कुछ हमारे देश का फायदा हो रहा होगा, हमारा देश आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, गलत करोगे तो फिर तो आप समझ गए, फिर तो ठुकाई कर देनी चाहिए। ठीक है, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, तो जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसको क्या बोला जाता है, साक्षर बोला जाता है। ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानता हो या अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, दोनों लैंग्वेज में पूछा जाता है, तो उसको बोला जाता है साक्षर। और जो पढ़ना लिखना न जानता हो तो उसको क्या बोलते हैं, निरक्षर बोलते हैं। ठीक है, जो पढ़ा लिखा न हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनपढ़। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए ये दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा। क्या है कि जो पढ़ा लिखा न हो, अगर ये पूछा जाए आपसे कि जो पढ़ा लिखा न हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनपढ़। ठीक है, और जो अक्षरों को पढ़ना लिखना नहीं जानता हो उसको बोलते हैं निरक्षर। इन दोनों में कंफ्यूजन दूर हो गया।
कंफ्यूजन क्या सर? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके दादा दादी होंगे, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो अक्षरों को पहचान लेते हैं, वो हिसाब कर लेते हैं। ठीक है, गांव में क्या होता है, गाय भैंस का दूध बेचते हैं ना किसी को, तो उसका हिसाब आपसे तेज आपकी मम्मी कर लेती है, आपकी दादी कर लेती है, आपके दादाजी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल में नहीं गए हों वो। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है आपके परिवार में, ठीक है, या आसपास में, लेकिन वो हिसाब कर लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अनपढ़ बोला जाता है। लेकिन उनको ज्ञान तो है, लेकिन निरक्षर मतलब वो अक्षरों को कुछ भी नहीं जानते, उनको निरक्षर बोला जाता है। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, उसको क्या बोला जाएगा? सर्वज्ञ बोला जाएगा, सर्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं, जिसके हृदय में ममता नहीं, उसके बारे में क्या बोला जाएगा? तो जिसके हृदय में ममता नहीं होता उसको बोला जाएगा निर्मम। क्या वो बोला जाएगा? निर्मम। ठीक है, निर्मम। तो जिसके हृदय में, हृदय मतलब दिल, हृदय का मतलब क्या होता है? दिल होता है, आपका जो हार्ट। ठीक है, वो इस शेप का बनाते हो ना, वो वाला नहीं होता, शेप ऐसी नहीं होती, अलग ही होती है उसकी। ठीक है, देखोगे तो डर जाओगे, ये तो प्यारी लगती है, वो देखोगे तो डर जाओगे। ठीक है, और देखी भी होगी आपने, साइंस तो पढ़ी होगी कभी ना कभी, तो अभी पढ़ रहे होगे। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसको बोला जाएगा निर्मम। ठीक है, निर्भय, निर्भय बोला जाता है कि जिसके हृदय में डर नहीं होता, या जिसके हृदय में भय नहीं होता। भय और डर दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जिसके हृदय या दिल में डर नहीं है, या जिसके हृदय में भय नहीं है, तो उसको बोला जाएगा निर्भय, या इसी को क्या बोल दिया जाता है? निडर भी बोला जाता है। ठीक है, जहां पर डर लिख दिया जाए निडर हो जाएगा, भय लिख दिया जाए निर्भय हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद निर्दय या निर्दयी जिसको बोल दिया जाता है, तो जिसके दिल में किसी के लिए दया भाव ना हो, तो उसको बोलते हैं निर्दयी बोला जाता है। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा जिसके हृदय में ममता नहीं, वो निर्मम। तो इनमें से कोई भी आए, अब आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, तो वह बात जो जन साधारण में चलती हुई आ रही है, यानी जो हम आम बाल चाल की भाषा में यूज करते रहते हैं, डेली यूज करते रहते हैं, लोगों से सुनते रहते हैं, तो उस बात को क्या बोला जाएगा? तो वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो ये देखिए ऑप्शंस में देखोगे ना, तो बड़े खतरनाक आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे ऑप्शंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंवदंती। मैंने बोला था ना कि 80 to 90% ऐसे होते हैं पेपर में जो हमने देखे हुए होते हैं, पढ़े होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन क्या होगा, कुछ 10 से 20% ऐसे होंगे जो हिंदी के खतरनाक शब्द हो रहे होंगे, वो यही है। तो वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, तो उसको बोला जाएगा किंवदंती। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात। तो जो सामान्य नियम है उसके विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सामान्य नियम के विरुद्ध बात के लिए क्या हो जाएगा? तो आपने इंग्लिश में, या इंग्लिश में ही मोस्टली आपने देखा होगा, जब स्कूल में पढ़ रहे होते क्या बोल दिया जाता है कि ये तो अपवाद है। ठीक है, इस पे नियम काम नहीं करता। कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिन पे नियम काम नहीं करता, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? अपवाद बोल दिया जाता है। आपने सुना भी होगा काफी बार। तो सामान्य नियम के विरुद्ध बात मतलब जो सभी के लिए नियम है, लेकिन एक ऐसी चीज आ गई जो नियम के विरुद्ध बात है, यानी नियम से अलग है, जिसपे वो नियम अप्लाई नहीं हो रहा होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको अपवाद बोला जाता है। और तो जो बात होती है, ठीक है, उसको संवाद बोल दिया जाता है। और विवाद तो आप समझते ही हो, जो चलता ही रहता है किसी न किसी बात पर विवाद। ठीक है, तो विवाद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले, तो जो गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो जो गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा समीक्षक।
क्या बोला जाता है? समीक्षक, यानी समीक्षा करने वाला भी जिसको बोला जाता है। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले, जिनको क्रिटिक बोलते हैं। आपने मूवीज के बारे में सुना होगा ना कि वो क्रिटिक्स है, वो बताते हैं कि इसमें क्या अच्छाई है, इस मूवी में इसमें क्या अच्छाई नहीं है। तो जो आपके गुण के बारे में भी बात करे यानी अच्छाई के बारे में बात करे, दोष के बारे में भी बात करे यानी आपकी गलतियों के बारे में बात करे, वो सच्चा मित्र भी होता है। ठीक है, उसको बोला जाएगा समीक्षक। तो जो दोस्त आपको बताता है ना कि भाई तेरे में ये गलतियां हैं, ठीक है, और ये अच्छाइयां हैं, तो वो होता है आपका सच्चा समीक्षक या सच्चा दोस्त, आप उसको बोल सकते हो। या जो बोलते हैं ना, हाँ अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, आप पूछते हो मैं ड्रेस कैसे लग रहा हूँ, ठीक है, आपने कुछ भी पहना है और पूछ रहे हो कैसा लग रहा हूँ, मुझे अपने क्रश को क्या करना है? खुश करना है, उसको मतलब अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। लेकिन दोस्त बोलता है आप बुरे लग रहे हो, फिर भी बोलता है एक नंबर, वो दोस्त नहीं है। ठीक है, वो सच्चा दोस्त है। क्योंकि सच्चे दोस्त ऐसे ही फंसाते हैं। देखा, जिज्ञासा जानने की, सॉरी जिज्ञासु है तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोल दिया जाता है। ठीक है, ज्योतिषी तो आप जानते ही हो, शास्त्राज्ञ यानी जो शास्त्रों को जानता हो, शास्त्रों की ज्ञाता को बोला जाता है। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। तो ऊपर की ओर जाने वाले को क्या बोला जाएगा? ऊपर की ओर जाने वाला क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी। ठीक है, ऊर्ध्वगामी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा? ऊर्ध्वगामी बोला जाता है। आगामी, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे इसका आंसर तो ये हो गया ऊर्ध्वगामी। ठीक है, आगामी का मतलब होता है आने वाला। ठीक है, बोला जाता है ना आगामी दिनों में आपके लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो वो जाएगा आगामी मतलब आने वाला। ठीक है, तो ये भी है जो पेपर में आ जाता। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, तो प्रार्थना और या निवेदन करने वाले को क्या बोला जाएगा? तो हम जब स्कूल्स में थे तो आपसे एप्लीकेशन लिखाई जाती थी। ठीक है, प्रार्थना पत्र आपसे लिखवाया जाता था, तो उसमें क्या लिखते थे हम? उसमें लिखा जाता था आपका पार्थी। क्या लिखा जाता था? आपका पार्थी। तो प्रार्थना या निवेदन करने वाले को क्या बोला जाएगा? पार्थी बोला जाएगा। ठीक है, यानी प्रार्थना करने वाला लिखा जाता है ना आपका पार्थी, आपका आज्ञाकारी शिष्य ये तो पार्थी वहां पर यूज किया जाता है, प्रार्थना या निवेदन करने वाला। ठीक है, सेवा में श्रीमान जी सविनय निवेदन यह है कि मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए क्योंकि मुझे बुखार हो गया है। ठीक है, इस तरीके की जो एप्लीकेशन लिखी जाती थी उसमें नीचे लिखते थे कि आपका पार्थी। ठीक है, और नाम लिख देते थे, तो वो हो जाएगा कि प्रार्थना या निवेदन करने वाला, तो उसको बोला जाएगा पार्थी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रमा के समान मुख वाला। ठीक है, नैनो की बात होगी तो मरग नैनो की बात होगी कि जिसकी आंखें सुंदर हो उसको क्या बोला जाएगा? मरग नैनी बोला जाता है। उसी तरीके से चंद्रमा के समान मुख वाला, तो उसको क्या बोला जाएगा? चंद्रमुख, यानी जिसके चेहरे की बात की जाएगी तो वो चंद्रमा की बात की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमुख। तो चंद्रमा के समान मुख वाले को क्या बोला जाएगा? चंद्रमुख। आपने सुना भी होगा ना, या अगर रिलेशनशिप में होगे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर चल रहा होगा तो बोलते हैं आज तो तेरा चेहरा चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो तारीफ की जा रही होती है। ठीक है, तो चंद्रमा के समान मुख वाले को क्या बोला जाएगा? चंद्रमुख। चंद्र का मतलब होता है चांद, अपना जो चंदा मामा जिसको हम बोलते हैं बचपन में, तो वो ही होता है। ठीक है, बेचारे चांद का भी क्या है, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो उसको मामा बुलाते हैं। ठीक है, जब बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं चंद्रमा जैसा तेरा मुख। ठीक है, फिर बदल जाता है, मामा से वो क्या बन जाता है? और कुछ बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चंद्रमा के समान मुख वाले को क्या बोलते हैं? चंद्रमुख यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, लोह पुरुष, जीके पढ़ते हो तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोह पुरुष का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोहे के समान कड़क हो, लोहे के समान मजबूत हो, उसको लोह पुरुष बोला जाता है। ठीक है, गद्दाधर, जो गद्दा को धारण करता है उसको गद्दाधर बोला जाता है। जैसे भीम हो गया, गदाधर भीम आपने सुना होगा, तो गद्दा को धारण करने वाला गदाधर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? 10 मुख। ठीक है, 10 मुख, जिसके 10 मुख हो, 10 मुख किसके लिए यूज होता है? रावण के लिए यूज हो रहा होता है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर चंद्रमा के समान मुख वाला चंद्रमुख। सभी का मैंने बता दिया जो पूछे जा सकता है। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, तो जो अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या बोलते हैं? धरोहर बोला जाता है। बोला जाता है ना कि उसकी धरोहर है मेरे पास, या पुरानी मूवीज में देखा होगा आपने कभी बार कि उसकी धरोहर है, जो छोटे बच्चे को दे दिया जाता था कि इसको आप पाल लेना। ठीक है, मूवीज में देखा होगा कि कोई हीरो या हीरोइन की जो माँ होती है वो मरने वाली होती है, या पिता होता है मरने वाला होता है, बोल दिया जाता है भाई मेरे दोस्त ये अब आपकी धरोहर है, आप इसको पाल लेना। ठीक है, इस तरीके से काफी चीजें होती हैं, तो उसको बोला जाता है अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु, तो उसको बोला जाएगा धरोहर बोला जाता है। बात समझ में आ गया? धरोहर बोला जाता है। तो दूसरों की वस्तु अपने पास रखोगे तो वो आपकी धरोहर होगी, ना कि अपनी होगी। ठीक है, तो इसलिए अपने पास अपनी चीज रखो। हाँ, दूसरों की रख लो दोस्ती यारी में, कोई बात नहीं। धन से संबंध रखने वाला, तो धन से संबंध रखने वाले को क्या बोला जाएगा? तो जो धन से संबंध रखता है उसको क्या बोला जाएगा? आर्थिक बोला जाता है ना। धन से, धन का मतलब रुपया पैसा, पैसा ही पैसा होगा जो अब लगेगी तो। ठीक है, तो जो धन से संबंधित हुआ आर्थिक, बोला जाता है ना कि यार मेरी तो आर्थिक स्थिति है वो खराब है, तो आर्थिक का मतलब होता है कि अभी पैसे की तंगी चल रही है भाई। ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब होने का मतलब होता है पैसे की तंगी चल रही है, तो आर्थिक क्या हो जाएगा? धन से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, खेतों में मेड़ों से बनाए जाने वाले छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या बोला जाता है? तो आपने देखा होगा खेत होते हैं, ठीक है, गांव में खेत देखा होगा ना, इस तरीके का मान लेते हैं ये खेत है, तो उसमें क्या बना दिया जाता है? छोटे छोटे वर्गाकार बना देते हैं या आयताकार बना देते हैं, इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके से जो बना दी जाती है उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? क्यारियां बोली जाती हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्यारियां। तो क्या हो जाएगा? क्यारी बोला जाता है उसको। एक को क्यारी, और जो बहुत सारी हो जाती है उनको क्यारियां बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा? क्यारी। देखिए समझ रहे हो ना, मैंने बोला ना गांव से संबंधित हो, गांव से पूछा जाता है। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या बोलते हैं? उसको क्यारी बोला जाता है। जैसे हम गेहूं लगा रहे होते हैं, सरसों लगा रहे होते हैं, तो वो क्यारियां क्यों बनाई जाती हैं? ताकि जो वो वाला एरिया उसमें पानी रहे, जब हम पानी उसमें डाल रहे होते हैं, फसल में दे रहे होते हैं, तो पानी उसके अंदर रहे, ना कि पूरे में चला जाए। फिर दूसरी क्यारी में डालते हैं ताकि उसका पानी उन सभी पेड़ों को मिल पाए। ठीक है, उन सभी पौधों को मिल पाए। ठीक है, जो भी हम लगा रहे होते हैं उनको मिल पाए, तो इसलिए छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, क्यारियां बना दी जाती हैं। देख सकते हो इवनिंग शिफ्ट में 16 नवंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है, और आंसर भी यही है। ठीक है, नहर आप जानते हो, नहर, ठीक है, जो बड़ी होती है जिसमें पानी आता है, तो उसको आप नहर बोल देते हैं। नाला छोटा होता है, उससे बड़ी नहर होती है, नहर से बड़ी नदी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से नदी से बड़ा समुद्र होता है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? तो किसी के पीछे पीछे चलने वाले को बोला जाता है अनुगामी। ठीक है, आगामी क्या होता है? आने वाला होता है, लेकिन किसी के पीछे पीछे आने वाला या किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोला जाएगा? अनुगामी बोला जाता है। जो किसी के पीछे पीछे चलता है उसको बोला जाता है अनुगामी। ठीक है, जिसे त्याग देना उचित हो, तो जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या बोला जाएगा? तो जिसको त्याग देना उचित हो तो उसको बोला जाएगा त्याज्य। ठीक है, त्याज्य इंपॉर्टेंट है भाई, आपने बहुत कम सुना होगा इसके बारे में। तो जिसे त्याग देना उचित हो, यानी कोई ऐसी वस्तु है या कोई आपके अंदर ऐसी एक बुराई है, उसको त्याग दो, वो उचित है मतलब सही है। उचित का मतलब सही है। तो ऐसी बुराइयों को या कोई भी ऐसी चीज हो जिससे आपको नुकसान हो रहा है या गलत है वो, तो उसको त्याग देना चाहिए। तो जो त्याग दिया जाता है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा त्याज्य बोल दिया जाएगा। और जो व्यक्ति उसको त्याग रहा हो उसको क्या बोला जाएगा? त्यागी। ठीक है, जो किसी वस्तु को त्यागता है, अच्छे के लिए त्यागता है, उसको त्यागी बोल दिया जाता है। ठीक है, और जो कुछ पत्र में लिख के त्यागता है उसको त्याग पत्र बोल दिया जाता है कि मैंने इसमें लिख दिया, अब मैं त्यागता हूं। ठीक है, मध्य यात्री के समय को, यह पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है।
कि मध्य यात्री का समय क्या कहलाता है। तो जो मध्य यात्री का समय होता है उसको बोला जाएगा निशिथ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? निशिथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? निशिथ। जो मध्य यात्री का समय होता है, यहां से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए इस समय के। ठीक है, जिसके 10 आनन हो यानी जिसके 10 सर हो उसको दशानन या दशमुख वाला भी बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये दशानन हो जाएगा। यहां पर आनन की बात हो रही है तो दशानन होगा। ठीक है, मुख की बात हो रही होती तो दशमुख हो जाता। तो जिसके 10 आनन हो उसको बोला जाएगा दशानन। रावण को बोला जाता है जिसको। ठीक है, आनन का मतलब होता है ये आपका सर, खोपड़ी। तो जिसके 10 आनन होता है उसको बोलते हैं दशानन। ठीक है, यहां पर बाकी तो और नाम ही है। ठीक है, श्री राम जी का नाम है, कबीर जी का नाम है, दिनकर जी का नाम है। ठीक है, ठीक परिणाम देने वाला क्या है कि ठीक परिणाम देने वाले को क्या बोला जाएगा? तो जो ठीक परिणाम देता है उसको बोला जाएगा फलदायी। परिणाम का मतलब जो आपको फल देता है, अच्छी चीजें देता है। परिणाम का मतलब होता है, समझ रहे हो ना, कि रिजल्ट अच्छा देता है। जो रिजल्ट अच्छा देता है उसको फलदायी बोला जाता है, कि अच्छे फल दे रहा है, फलदायी। तो क्या हो जाएगा कि ठीक परिणाम देने वाले को फलदायी बोलते हैं, सुख देने वाले को सुखदायी बोलते हैं। तो वो भी पूछ लिया जाता है। बात में पता चल गया? ठीक है, तो बिना वेतन के काम करने वाला, तो जो बिना वेतन के काम करने वाले को क्या बोला जाएगा? बिना वेतन के काम, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको काम करने के पैसे नहीं मिलते। क्यों? और फिर भी सर जी ऐसे कौन से लोग हैं जिनको काम करने के पैसे नहीं मिलते फिर भी वो कर रहे होते हैं? तो वही भाई, वो सीखने के लिए आ रहे होते हैं कि हमें सीखना है। ठीक है, ताकि हम आगे कर पाए। जब वो सीख जाएंगे फिर आगे वो पैसे लेंगे, तो उसी तरीके से रुपए लेंगे। तो क्या हो जाएगा? बिना वेतन के काम करने वाले को क्या बोला जाएगा? अवेतनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवेतनिक। यानी जिसको वेतन न दिया जाए अवेतनिक, जिसको वेतन दिया जाए उसको वेतनिक, जो वेतन के लिए काम करता है उसको वेतनिक, और जो न लग गया तो लग जाएगा अवेतनिक। बात समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा। वेतनिक किसके लिए होगा? जो वेतन के काम करने वाले को वेतनिक और बिना वेतन के काम करने वाले को अवेतनिक, या जिसको वेतन न दिया जाए तो वो भी हो जाएगा काम के लिए, तो अवेतनिक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे हम सारे के सारे आपके एक क्लास में आपको करवा रहे होंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कुछ भी ना हो, एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिल जाए, बार बार हर जगह ना घूमना पड़े। तो ये हो जाएगा। जो न जाना गया हो, तो जो न जाना गया हो उसको क्या बोलते हैं? तो जो न जाना गया हो उसको बोला जाता है अज्ञात। ठीक है, जो न जाना गया हो अज्ञात है। अज्ञात जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिखी गई हैं लेकिन उनके लेखक के बारे में नहीं पता, तो वो अज्ञात है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बना दिया गया जिनके बारे में ये नहीं पता कि किसके द्वारा बनाई गई है, तो वो भी अज्ञात है। या कुछ चीज मिल नहीं रही तो वो भी अज्ञात होगी। तो क्या हो जाएगा? जो न जाना गया हो उसको क्या बोला जाएगा? अज्ञात। ठीक है, ज्ञात का मतलब होता है जिसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जिन चीजों के बारे में हमें जानते हैं, जिन चीजों के बारे में हमें पता है, उसको ज्ञात बोल दिया जाएगा। अतिथि क्या होता है? जो बिना तिथि दिए आ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं बिना बताए घर आ जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? अतिथि। ठीक है, मेहमान वो होता है जिनको हम बुलाते हैं कि आ जाओ भाई। ठीक है, अभी जैसे रक्षाबंधन आने वाला है तो उसमें जो हमारी बहनें आ रही होंगी तो वो मेहमान होंगी। ठीक है, वैसे बहनें मेहमान नहीं होती, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी वो ससुराल में चली गई हैं तो वहां पर उनका घर मान लिया जाता है हमारी परंपराओं के अनुसार। घर तो उनके दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो यही है। तो दोपहर के बाद के समय, देखिए पहले आया था कि रात्रि के बीच का समय। ठीक है, अब आ गया दोपहर के बाद का समय। पहले आया था सुबह से पहले का समय। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो दोपहर के बाद का समय होता है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा अपराह्न, या दोपहर के समय को भी अपराह्न बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं हम? अपराह्न बोला जाता है। ठीक है, और गोधूली वो होती है जब शाम के समय में आ रहे होते हैं पशु चरकर, तो ये भी पूछा जाता है, ये आगे आ रहा होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, जो एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे गए। आगे अभी और कंटिन्यू करते हैं।